हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। और आज के इस सेक्टर एनालिसिस वीडियो में हम बात करने वाले एक सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर इंडिया के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने इन्वेस्टर्स को पिछले 15-20 साल में 10x ग्रोथ करके दिया है। जो एक सेक्टर है जिसका हाईएस्ट वेटेज है निफ्टी में, हम बात कर रहे हैं बैंकिंग स्पेस के बारे में। और अगर आप BFSI सेगमेंट लोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 22% होल्ड करता है निफ्टी में। मैं इसलिए भी बैंकिंग के बारे में बात कर रहा हूँ बिकॉज बैंकिंग सिर्फ इंडिया के लिए, पूरे ग्लोबल में जितनी भी कंट्रीज है, एक फाइनेंशियल सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास बैंकिंग अच्छा है, फाइनेंशियल सिस्टम स्ट्रांग है, तो इकोनॉमी ग्रो कर सकती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इकोनॉमी चलती कैसे, ग्रो कैसे करती है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है तो हाउ इकोनॉमी वर्क्स करके हमारा ऑलरेडी एक वीडियो है जिसमें हमने रिसेशन, इन्फ्लेशन, काफ़ी सारे ट्रिगर पॉइंट समझा है वहाँ पर। तो आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ये वीडियो के बाद देख सकते हो। जब चलता है हमारा फोकस बैंकिंग पे, तो हमें ये समझना है कि भाई सबसे पहले बैंकिंग वर्क कैसे करती है। अगर आपको एनालाइज करना है बैंकिंग के स्टॉक्स, तो आपको क्या फ्रेमवर्क्स का ध्यान देना है, क्या रेशियोज का ध्यान देना है, कैसे ये वर्क पूरा करता है बैंकिंग सिस्टम। दूसरी चीज़ हम ये एनालाइज करेंगे कि जो रिसेंट में बहुत सारे लोगों को एक दिक्कत है कि प्रीवियसली तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था बैंक निफ्टी और बैंकिंग के स्टॉक्स, लेकिन कोई मेजर जो स्टॉक्स हैं जैसे कि HDFC, कोटक वगैरह, उन्होंने पिछले 2 से 3 साल में इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है। और ये क्यों हुआ है, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, करंट वैल्यूएशन ग्लासेस से तो हम देखेंगे कि भाई करंट वैल्यूएशंस क्या दिख रहा है और आने वाले टाइम में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो टुवर्ड्स द एंड वी आर गोइंग टू टेक अ टेक्निकल व्यू पॉइंट कि किस तरीके से आपको बैंक निफ्टी और कुछ बैंकिंग के स्टॉक्स को हम देख पाएंगे। ठीक है, सो इफ यू आर रियली एक्साइटेड टू नो ईच एंड एवरीथिंग, अ कंप्लीट डिटेल एनालिसिस ऑन बैंकिंग सेक्टर, डू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल बिफोर वी स्टार्ट। सो फर्स्टली आई ट्राई टू मेक इट वेरी सिंपलर फॉर यू कि बैंकिंग बिजनेस में मॉडल चलता कैसे है। सिंपल सी बात है, सोर्सेस ऑफ फंड है। एक जगह से आप फंड उठा रहे हो, उस पर आप पैसा भर रहे हो मार्केट में, और दूसरी जगह पे आप हायर रेट्स पे लेंड कर दे रहे हो। तो बैंकिंग क्या करता है, पैसे में डील करता है, पैसे लेता है, पैसे बेचता है। पैसा लेता किससे है, ये बात आती है कॉस्ट ऑफ फंड्स में, बिकॉज जहाँ से भी पैसा ले रहा है उसका एक कॉस्ट है। इसके लिए हम पहले समझते हैं कॉस्ट को। तो अब यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पाओगे कॉस्ट ऑफ फंड्स क्या है। तो बैंकिंग के लिए, बैंक्स के लिए कॉस्ट ऑफ फंड्स कैन बी करंट अकाउंट, राइट। उसके अलावा सेविंग अकाउंट, बिकॉज सेविंग अकाउंट पे वो 3-4% के आसपास दे रहे हैं, राइट। उसके अलावा FD जो लोग करते हैं वहाँ पर 6%, 7% का रेट वहाँ पर भी चल रहा है, ठीक है। उसके अलावा अदर बैंक से और मार्केट से भी लोग पैसे उठाते हैं बैंक्स इन ऑर्डर टू लेंड एज पर द रिक्वायरमेंट। अब ये बात होगी बैंकिंग की। अब क्योंकि करंट अकाउंट पे आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता, सेविंग भी बहुत 3-4% पे आपको इजीली मिल जा रहा है बैंक्स को, तो बैंक्स का जो बड़े बैंक्स है जैसे HDFC हो गया, राइट, और आपका SBI हो गया, कोटक हो सकता है, या फिर आपका एक्सिस बैंक, तो ICICI बैंक, ये जो भी बैंक्स हैं इनका कॉस्ट ऑफ बोरिंग हमेशा कम रहेगा, क्योंकि ये बड़े प्लेयर्स हैं, इनके पास पैसा आसानी से आ जाता है थ्रू कासा, और इसको हम बोलते हैं कासा। ये करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट जो है ना, ये कासा है। ये सबसे सिंपल और लो रेटेड जो कॉर्पस है आपको यहाँ पर बैंक में मिल जाता है, ठीक है। ये सस्ता मिलता है बैंक को। और यहाँ पर आप देख पाओगे, इसलिए NBFCs में जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग वो ज़्यादा है, बिकॉज वो लोग करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट में आप डील नहीं कर सकते, डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। बॉन्ड्स के थ्रू और बाकी अलग सोर्सेज के थ्रू वो लोग फंड्स लेते हैं, मार्केट से रेस करते हैं। लेकिन इसीलिए एज़ कम्पेयर टू बैंक, आपके NBFCs वगैरह जो बाकी भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, इनके कॉस्ट ऑफ बोरिंग ज़्यादा रहेंगे एज़ कम्पेयर टू बैंक्स। और इसलिए बैंक वो स्पेस में बड़े बड़े लोगों को लेंड कर सकता है कम रेट्स पे, और NBFCs नहीं लेंड कर सकती है। तो जो लोग बैंकिंग से नहीं ले पाते हैं लोन, या जिसको बैंक लोन नहीं देना चाहती है, उसको NBFCs टैप करते हैं, उसको बाद में छोटे बैंक टैप करते हैं। हम आगे भी समझेंगे, मतलब इतना सिंपल है आपके लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 करोड़ रुपए बैंक के पास में है, तो क्या वो पूरे के पूरे 100 करोड़ पे पूरा लेंडिंग कर सकता है कंप्लीट 100%? नहीं हो सकता ये, ठीक है। क्यों? क्योंकि RBI बीच में आता है। RBI क्या बोलता है, जानकार रहिए, सतर्क बनिए, ये सब नहीं बोलता है, उसके अलावा भी बोलता है बैंकिंग के लिए RBI ने नॉर्म्स दिया है। नॉर्म्स क्या दिए हैं, बैंकिंग रेगुलेशन के हिसाब से बैंक्स को CRR मेंटेन करना है, कैश रिजर्व रेशियो, दैट इज 4.5%, ठीक है, 4.5% है। और यहाँ पर SLR मेंटेन करना है, SLR विच इज़ योर 18%। तो अब ये कैश के तौर पे RBI के पास में डिपॉजिट रहेगा 4.5%, और SLR विल बी इन
गोल्ड, और इधर इन बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में भी हो सकता है, या तो कैश इक्विवेलेंट सिक्योरिटीज़ में भी हो सकता है। ठीक है, मतलब सेफ एसेट्स जहाँ पर आपका पैसा आराम से बढ़ेगा, डिफ़ॉल्ट रिस्क बहुत कम है, और इनफैक्ट आने वाले टाइम में कोई मेजर प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए। तो एक 18% का यहाँ पर रेगुलेशंस आरबीआई ने रखा है। मतलब ये 22-22.5% तो आप लेंड नहीं कर सकते हो, तो बचा कितना, ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 78 रुपीज़ आउट ऑफ दिस 100 कैन बी लेंडेड। ठीक है, तो लेंड करेंगे जो लोग डिमांड, जो लोग बोरोवर है उनको पैसा देगी बैंक्स। तो अब बैंक्स हैव टू लेंड इट एट अ हायर इंटरेस्ट रेट इन ऑर्डर टू अर्न इनकम। तो जैसे 5 रुपया आपका कॉस्ट ऑफ बोरिंग 5% है, तो अब बैंक्स को यहाँ पर रेट लेंडिंग करना पड़ेगी 12% पे, या हो सकता है 13% पे, या मिनिमम 10% पे तो करना पड़ेगी, बिकॉज बैंक को बाकी खर्चे भी निकालने हैं और उनको फिर खुद के लिए भी पैसे बनाने हैं। तो ये बेसिकली जो आपका टोटल इंटरेस्ट इनकम आएगा, दैट इज़ योर रेवेन्यू फॉर द बैंक। तो मान लो आपने 5% पे लिया था फंड और आपने 10% पे लेंड कर दिया, तो बीच का जो डिफरेंस है दैट इज़ नेट इंटरेस्ट मार्जिन फॉर बैंक्स। इसको हम एक इनकम स्टेटमेंट के थ्रू समझते हैं। सो आई एम जस्ट गिविंग यू अ डेमो थ्रू अ रिपोर्ट। यहाँ पर आप आईसीआईसीआई का रिपोर्ट देख सकते हो, नेट इंटरेस्ट इनकम टॉप पे है, जो कंपनी ने पैसा बनाया है नेट इंटरेस्ट इनकम। उसके अलावा आप सिर्फ फॉर्मेट देखो, यहाँ पर नॉन इंटरेस्ट इनकम भी है यहाँ पर, जिसमें फी बेस्ड इनकम हो गया, डिविडेंड इनकम हो गया, टोटल हो गया, ये कोर ऑपरेटिंग इनकम हो गई। अब कोर ऑपरेटिंग इनकम को आप माइनस करोगे कोर ऑपरेटिंग एक्सपेंस के साथ में, जो आपके एम्प्लॉय के एक्सपेंस हो गए, नॉन एम्प्लॉय के बाहर के अलग एक्सपेंस हो गए, इसके थ्रू टू गेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज ऑल्सो नोन एज योर पीपॉप। ठीक है, प्री प्रोविजनल ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है जो बैंक का, बिकॉज अभी तक प्रोविजन नहीं निकाला। अब प्रोविजन नहीं निकाला तो ये आप लोग बोलोगे प्रोविजन क्या होता है। अब सिंपल सी भाषा में, अगर मैंने 100 करोड़ रुपए लेंड कर दिए और 1000 लोगों को दे दिए, अब क्या गारंटी है कि 1000 के 1000 लोग मुझे समय से पैसा वापस देंगे अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। इसकी कोई गारंटी है नहीं। हो सकता है कुछ लोग उसमें से 1-2% लोग हो सकता है कि डिफॉल्ट कर जाए, राइट, हो सकता है। और इसीलिए बैंक्स को एक प्रोविजन मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि डिफॉल्ट्स होंगे, बिकॉज हम पैसे के लेन देन में, लेंडिंग बिजनेस में, तो कभी लेट भी होगा, कभी हो सकता है डिफॉल्ट कर जाए सामने वाला, तो आपको एज ए एनपीए उसको डिक्लेयर भी करना पड़ेगा, और इसलिए आपको प्रोविजन साइड में निकाल के रखना पड़ेंगे। तो अब यहाँ इनकम स्टेटमेंट में समझते हैं। नाउ यू कैन सी हियर कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आपके नेट प्रोविजंस आ गए, तो कंपनी प्रोविजंस को माइनस करती है। प्रोविजंस कैन बी आपके कंटिजेंसी प्रोविजन, अदर प्रोविजन, यहाँ पर 3% के आसपास का प्रोविजन यहाँ पर दिया है। तो बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आप कितना ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए एक्सपेक्ट कर रहे हो। मतलब जो भी आपने लेंडिंग्स करी है वो क्या क्वालिटी की लेंडिंग्स है, और आने वाले टाइम में आपको रिस्क क्या दिखता है। तो इसको रिस्क को मिटिगेट करने के लिए आप एक प्रोविजन साइड में निकाल के रखते हैं, बिकॉज नहीं तो क्या होगा, आपने मान लो प्रोविजन निकाले ही नहीं, तो ऑल ऑफ अ सडन जब साइकिल चेंज होगी, इकोनॉमी में कुछ खराब प्रॉब्लम्स आएंगे, तो लोग एक के बाद एक डिफॉल्ट करना शुरू करेंगे, और फिर आपका जो क्रेडिट क्वालिटी खराब होते जाएगा, एनपीएस बढ़ जाएंगे, और वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा बैंक के परफॉर्मेंस को, प्रॉफिटेबिलिटी को, और उतना आपका लॉस हो जाएगा। तो अब क्योंकि हम रिस्क की बात कर रहे थे, हम प्रोविजंस की बात कर रहे हैं, तो आपको ये स्लाइड देखना ज़रूरी है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि एसेट के क्लासिफिकेशन दिए गए हैं, और उसके अलावा पीरियड ऑफ एनपीए कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं उसके बारे में बताया। तो एज पर आरबीआई नॉर्म्स, अगर आपका 60 दिन तक या 90 दिन तक आपके पैसे नहीं मिलते हैं, तो उसके अलग अलग बकेट्स हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, जिसके थ्रू आप उसको एनपीए में डिक्लेयर कर सकते हो बाद में। तो ऐसे ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो होते हैं बैंक्स के, उनको कैटेगराइज किया जाता है। अब यहाँ पर आप इसको पॉज करके भी देख सकते हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर सिक्योर्ड लेंडिंग होती है, अनसिक्योर्ड लेंडिंग होती है। इन दोनों में अलग अलग स्ट्रक्चर दिया है आपको, 6 मंथ्स टू 1 ईयर का टाइम फ्रेम, और आपको करंट प्रोविजन के हिसाब से परसेंटेज भी बताया गया है। आप इसको पॉज करके भी देख सकते हो। सो जस्ट टू गिव यू इनसाइट, आउट ऑफ द टोटल लोन्स जो मार्केट में दिए जा रहे हैं बैंक्स के थ्रू, 53% लोन्स अभी भी पीएसयू बैंकिंग के थ्रू दिए जा रहे हैं, और 41%, 42% के आसपास अभी भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो लोन्स दे रहे हैं। और उसके अलावा, मतलब ये दोनों मेजर कॉम्पिटिटर्स हैं। उसके अलावा फॉरेन बैंक्स एंड अदर जो भी है ट्रांजैक्शन, वो 3-4-5% के आसपास ही है। तो मेजरली प्राइवेट बैंकिंग और पीएसयू बैंकिंग है। अब पीएसयू बैंकिंग में गवर्नमेंट का भी थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट होता है, और पीएसयू बैंकिंग का नेटवर्क स्पेशली एसबीआई का बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है। लेकिन देखने वाली चीज़ ये भी है कि पिछले 10 साल में किस तरीके से वैल्यू माइग्रेट हुआ है फ्रॉम पीएसयू बैंकिंग टू प्राइवेट बैंकिंग, बिकॉज प्राइवेट बैंकिंग में
आपका एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा अच्छा है, रिस्क मैनेजमेंट बहुत प्रॉपर है, और इनफैक्ट प्रॉफिट हायर रिटर्न ऑन एसेट एंड रिटर्न ऑन इक्विटी मेंटेन करके रखा है, क्योंकि मैनेजमेंट साउंड है। और इसलिए आप प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से देखोगे, अभी आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, अब यहाँ पर इसलिए आप देख पाओगे कि टोटल बैंक का नेट प्रॉफिट जो है वो प्राइवेट बैंकिंग का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पब्लिक सेक्टर बैंकिंग, मतलब पीएसयू बैंकिंग। और ये आपको टोटल नेट प्रॉफिट वाई एंड वाई बेसिस में भी कंपेयर करके बताया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, पब्लिक सेक्टर नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो स्टेट बैंक मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर और बैंक ऑफ बड़ौदा, मतलब यही दो बड़ी बैंक्स हैं। अगर आप प्राइवेट लेंडर्स को देखोगे तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो बैंक है दैट इज एचडीएफसी, उसके बाद में आईसीआईसीआई बैंक है और एक्सिस बैंक है। तो यही बैंक्स के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सो आई होप यू गेटिंग इट। अगर आपको समझ आ रहा है या कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। अब हम बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट पे चलेंगे जहाँ पर हम स्टॉक वाइज देखेंगे, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। अभी आप स्क्रीन पे जो देख पा रहे हो, एक मैंने टेबल बनाया है जिसके थ्रू आपको ये समझ में आएगा कि भाई कौन से बैंक्स को हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो हमने तीनों भी कैटेगरीज को यहाँ पर कंबाइन किया है। जैसे कि जो मेजर प्राइवेट सेक्टर्स है, जैसे हमने देखा एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, उसको भी लिया हमने, इंडसइंड बैंक को लिया, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को, एयू स्मॉल फाइनेंस, एसबीआई एंड बीओबी विच इज जो बैंक ऑफ बड़ौदा। तो हमने जैसे देखा कि प्राइवेट प्लेयर्स ने बड़े प्रॉफिट जनरेट किए एंड ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स एक वैल्यू माइग्रेशन हुआ है जहां पर मार्केट शेयर प्राइवेट प्लेयर्स ने गेन किया है फ्रॉम पीएसयूज। तो यहां पर हमें मार्केट में सबसे पहले ये एनालिसिस करना है कि भाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग सबसे कम किसका है, बिकॉज जो सबसे कम रेट पे पैसा उठा सकता है वही कम रेट पे आसानी से दे भी सकता है आगे पैसा और मार्केट्स को कवर कर सकता है, मार्केट्स को कैप्चर कर सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर आप देख पा रहे हो इन केस ऑफ एचडीएफसी बैंक 3.7 है, आईसीआईसीआई इज ऑलमोस्ट द सेम 3.6, राइट। उसके अलावा 3.8 एक्सिस का है। एंड ये तीनों जो बड़े प्राइवेट प्लेयर्स हैं इनके पास मेजर अपर हैंड है, क्योंकि यहाँ पर इनका कॉस्ट ऑफ फंड्स जो है वो बहुत लो है, और इसलिए ये अगर 9% 10% पे भी आराम से लेंडिंग करेंगे तो उनका पैसा बन जाएगा। लेकिन अगर किसी का कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज 6%, जैसे एयू फाइनेंस में या आप आईडीएफसी या इंडसइंड में देख पा रहे हो 6% के आसपास में ये पैसा उठा रहे हैं मार्केट से, तो अगर वो 9% पे लेंड करेंगे तो उनका बीच में और अदर कॉस्ट के थ्रू आप उनको पैसा ही नहीं मिलेगा, सिर्फ 1 या 2% के आसपास मिलेगा। तो बेसिकली वहाँ पर पैसे बनाना बैंक के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, और आपको रिस्क भी मैनेज करना है क्योंकि हो सकता है डिफ़ॉल्ट्स भी आएंगे, प्रोविजन भी मेंटेन करना है, तो ये सब चीज़ें दिक्कत हो जाती है। इसीलिए जो दूसरे बैंक्स है, जो मीडियम साइज बैंक्स होती है, वो कमर्शियल लेंडिंग करते हैं, ऐसे जगह पे टारगेट करते हैं ऑडियंस को, मार्केट को, जहाँ पर उनको हायर यील्ड्स मिल चुके हैं। इसीलिए मैंने आपको बोला स्टार्टिंग में कि बैंकिंग जहाँ पर लेंडिंग कर रही है वहाँ पर एनबीएफसीज लेंडिंग नहीं करती है। और जो लोगों को बड़े बैंक्स पैसे नहीं देते हैं, जैसे टाटा बिरला को आपका आईसीआईसीआई, एचडीएफसी वगैरह पैसा देंगे, लेकिन छोटे एसएमई वगैरह सेगमेंट में, कमर्शियल व्हीकल लेंडिंग में, यहाँ पर अगर ये बड़े बैंक्स नहीं दे रहे हैं पैसा तो आपके दूसरे बैंक्स उनको पैसा देंगे। जैसे आपका फॉर श्रीराम फाइनेंस हो गया एनबीएफसी प्लेस में आप देखोगे, या फिर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया। इनफैक्ट ये कैटेगरी में अगर आप देखोगे लेंडिंग प्रोफाइल में तो आपको ये क्लियरली समझ में आएगा कि इंडसइंड बैंक भी आपका कमर्शियल व्हीकल में माइक्रो फाइनेंस में डील कर रहा है। इनफैक्ट एयू स्मॉल फाइनेंस भी एसएमई में और कमर्शियल व्हीकल्स रिटेल में और कॉर्पोरेटिव में भी कॉर्पोरेट्स में भी डील कर रहा है। और सेम अप्लाइज टू योर एसएमई और ये सब कैटेगरीज में आपके एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा भी करते हैं, बिकॉज उनके ऊपर गवर्नमेंट का प्रेशर भी होता है। और इसलिए देखा आपने पास्ट में इंफीरियर लेंडिंग के चलते बहुत सारे डिफ़ॉल्ट्स हुए। हमने विजय माल्या का केस देखा, बहुत सारे नीरव मोदी वगैरह, काफ़ी सारे हमने इनफैक्ट डीएचएफएल ग्रुप के बारे में भी हमने देखा, क्योंकि इंडसइंड बैंक को बहुत बड़ा झटका लगा 2018 में, क्योंकि 2012 से लेकर के आप 2014 तक या 16 तक देखोगे ना, काफ़ी स्टेबल ग्रोथ था इंडसइंड बैंक का। और 2017 में भी इनफैक्ट मोमेंटम अच्छा था, लेकिन थोड़ा थोड़ा आप जैसे ही आपका डीएचएफएल उड़ गया, आईएलएनएफएस का स्कैम बाहर आ गया, तो ये कंपनी के बुक को बहुत हेवीली इम्पैक्ट हुआ। और इसलिए आप देखोगे इंडसइंड बैंक 1900 रुपये से 500 रुपये पे आ गया था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें रिस्क होती है हमेशा लेंडिंग स्पेस में, और इसीलिए हम एचडीएफसी और आईसीआईसीआई को ज़्यादा हम मानते हैं। ठीक है, उनको ज़्यादा रेटिंग्स मिलती है, उनके पेपर्स को भी, क्योंकि ये लॉन्जिटिविटी में भी बहुत अच्छा इन्होंने मेंटेन करा है, कंसिस्टेंट आरओए और कंसिस्टेंट आरओई मेंटेन करके रखा है, और ग्रोथ भी कंसिस्टेंट दिया है। 15-20% का ग्रोथ आराम से एचडीएफसी बैंक ने दिया है। अब एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड हमें देखने मिला
दैट वाज इन आईसीआईसीआई बैंक पोस्ट चंदा कोचर। यहाँ पर आप देखोगे तो एक और चीज़ ये हुई कि रेवेन्यू 25% पे अप्रॉक्सीमेटली आपका एचडीएफसी के बराबरी पे आ गया जो फी इनकम है। उसके अलावा जो आपका रिटर्न ऑन एसेट है पिछले 2-3 साल में बहुत अच्छा मोमेंटम देखा, जहाँ पर हमने 1.5 1.2 से ग्रो होते हुए 2.1 पे लेके आ गए। और एसेट क्वालिटी इनफैक्ट ये एक टाइम पे 3% 4% के आसपास इनका ग्रॉस एनपीए भी था। आज के तारीख में ग्रॉस एनपीए आप देखोगे 1.6% और 0.55% पे आ गया नेट एनपीए। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर एसेट क्वालिटी में एचडीएफसी बैंक को आईसीआईसीआई बैंक टक्कर दे रहा है। यहाँ पर 1.3 0.4 यहाँ पर एचडीएफसी बैंक का है, 1.6 0.5 आपका आईसीआईसीआई बैंक का है। इनफैक्ट एक्सिस बैंक इज ऑल्सो डूइंग वेरी गुड। पोस्ट यहाँ पर मैनेजमेंट चेंज हुआ है तो 1.5% से यहाँ पर जो आपका ग्रॉस एनपीए 1.5% पे है और नेट एनपीए 0.4% पे। तो इट इज़ वेरी मच कॉम्पिटिटिव विथ योर बिग प्लेयर्स लाइक एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई। लेकिन वो चीज़ आपको यहाँ पर इंडसइंड बैंक में नहीं देखने मिलती। तो आप यहाँ पर देख पाओगे 2.1 का जीएनपीए और एनएनपीए जो आपका नेट एनपीए है दैट इज़ 0.6। वैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो बाकी बैंक्स का आईडीएफसी के केस में 1.9 0.6 है, एयू स्मॉल फाइनेंस के बैंक में आपका 1.8 0.7 है एंड एसबीआई और बॉब में ज़्यादा है। ये इनफैक्ट और ज़्यादा था, पहले एक टाइम था जब 2017-18 के बाद में आपका जो एनपीए था एसबीआई का या फिर आप बैंक ऑफ बड़ौदा का, वो टाइम पे जब अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था बैंक, वो टाइम पे 5% 6% का भी ग्रॉस एनपीए होता था। और उसके बाद में बुक्स को जैसे जैसे क्लीन करते चले गए, आज की तारीख में रिटर्न ऑन इक्विटी रिटर्न ऑन एसेट्स बेटर होते चले गया, प्राइस टू बुक वैल्यू भी फेवरेबल होते चली गई। बिकॉज पहले बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू था, बिकॉज स्टॉक में मोमेंटम आया इसके लिए वो बढ़ गया। तो वो सब चीज़ें बेटर तब होती है जब आपका स्टॉक परफॉर्म कर रहा है, इनफैक्ट आपका बिजनेस परफॉर्म कर रहा है। बिजनेस परफॉर्म करेगा तो स्टॉक भी परफॉर्म करेगा, राइट? बिकॉज प्राइस इज द स्लेव ऑफ अर्निंग्स। तो अगर कंपनी में मैनेजमेंट में सब कुछ सही हो रहा है, कंपनी अच्छा पैसा बना रही है, तो आपका स्टॉक प्राइस में उसका मोमेंटम आएगा। और रिटर्न ऑन एसेट्स की हम बात करें तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि पीएसयू में और प्राइवेट में कितना डिफरेंस है। पीएसयू में रिटर्न ऑन एसेट्स ऑलमोस्ट 1.1% जो आपका बॉब और एसबीआई की बात कर रहे हैं हम, सेम अगर हम एचडीएफसी की बात कर रहे हैं और आईसीआईसीआई की इट्स ऑलमोस्ट डबल, ठीक है। और इसीलिए ही प्राइवेट बैंकिंग को ज़्यादा री रेटिंग मिलता है, ज़्यादा अच्छा ट्रस्ट है लोगों के बीच में प्राइवेट स्पेस बैंकिंग में। सो अब एक लास्ट पार्ट है जिसमें आप देख पा रहे हो जैसे जो प्राइस टू बुक वैल्यू, राइट? तो प्राइस टू बुक वैल्यू बेसिकली होता क्या है? प्राइस टू बुक वैल्यू हम नॉर्मली बैंकिंग स्पेस में, लेंडिंग स्पेस में देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम कोई गुड सर्विसेज सेल नहीं कर रहे हैं, पैसे में डील कर रहे हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि अलग अलग जब हम स्टॉक्स में, काफ़ी बार मैंने एनालिसिस यहाँ पर आप लोगों के साथ में शेयर किया है। सो यू माइट हैव नोटिस्ड कि मैं प्राइस टू अर्निंग्स देखता हूँ, कभी कभी मैं ईवी बाय एबिटा देखता हूँ, राइट? देयर डिफरेंट मैट्रिक्स। कभी हम कैश फ्लो को देखते हैं, प्राइस टू कैश फ्लो भी हम देखते हैं, लेकिन यहाँ पर सोली आपको प्राइस टू बुक वैल्यू देखना है। और प्राइस टू बुक वैल्यू जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा हम मानते हैं कि ये ओवर वैल्यूड है, और जितना कम रहेगा उतना ज़्यादा हम मानते हैं कि ये भाई अंडर वैल्यूड है। तो अगर आप पीएसयू बैंकिंग, अगर आपको याद होगा तो 2 साल पहले पीएसयू बैंकिंग 0.8 के आसपास में चल रहे थे, राइट? और आज की तारीख में 1.7 हो गया एसबीआई, और इसलिए आप देखोगे स्टॉक प्राइस भी 300-400 रुपये से 800 रुपये हो गया, डबल हो गया। सेम अप्लाइज टू और बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में 0 पॉइंटर में ही थे ऑलमोस्ट। यहाँ पर उल्टा हुआ है एचडीएफसी और कोटक वगैरह के साथ में, जहाँ पर कोटक एचडीएफसी एक टाइम पे 5 टाइम्स 4.5 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू पे चलते थे, आज गिर के आगे 2.7 पे, और आईसीआईसीआई 3.4 पे आ गया है। तो हम इसको थोड़ा सा स्क्रीनर के थ्रू समझते हैं। सो अब यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक का मैं आपको प्राइस टू बुक वैल्यू का चार्ट दिखाता हूँ। 10 साल का एवरेज के हिसाब से आप क्लियरली देख पा रहे हो कि 10 साल में कोटक महिंद्रा प्राइस टू बुक वैल्यू कभी भी इतना नीचे नहीं गिरा है, जो अभी फिलहाल आपको मिल रहा है 2.8 पे। हिस्टोरिकली अगर आप पिछले 10 साल में देखोगे, इसका एवरेज मीडियन जो है 4.6 का है, और अब ये गिर के आ गया है 2.8। सेम अप्लाइज टू योर एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक में भी आप देखोगे तो वहाँ पर आपका प्राइस टू बुक वैल्यू सेम इसी तरीके से आपको मिलेगा। प्राइस टू बुक वैल्यू इज क्लोज टू 10 ईयर्स में आप देखोगे तो 2.7 2.8 के आसपास है। ये भी कोविड के टाइम पे प्राइस टू बुक वॉज 2.9 फॉर एचडीएफसी बैंक, और आज की तारीख में इट्स अप्रॉक्सीमेटली 2.8 2.9, ठीक है। तो 2.8 मतलब ये कोविड के लेवल का प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से चल रहा है, मतलब डेफिनेटली अंडर वैल्यूड है, बिकॉज अर्निंग्स तो अभी भी आ रही है। लेकिन मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि अभी करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट इतना ड्रास्टिकली ग्रो नहीं हो रहा है, क्योंकि इंडिया में जो बड़े लेंडर्स हैं ऑलरेडी बहुत बड़े प्लेयर्स हो गए। अब इनको मल्टीफोल्ड्स ग्रोथ जल्दी नहीं मिलेगा।
और ग्रोथ के लिए उनको कासा चाहिए, बिकॉज हमने देखा कि बैंक्स में मेजरली जो लोवेस्ट कॉस्ट ऑफ बोरिंग है दैट कम्स फ्रॉम कासा। अब कासा क्योंकि बहुत सारे लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं मार्केट्स में, मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बैंक्स में डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं, इसके लिए कासा की ग्रोथ नहीं आ रही है। और आप क्रेडिट ग्रोथ देख रहे हो जो कि अप्रॉक्सीमेटली 15-16% की है, वेरएल्स कासा ग्रोथ जो है आपकी, जो डिपॉजिट की ग्रोथ है दैट इज ओनली 11% 12%। तो अब आपको एडिशनल यील्ड के लिए आपको थोड़ा सा मार्जिन को इम्प्रोवाइज करना पड़ेंगे, लेकिन क्योंकि नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी डिटोरिएट हो रहे, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट रेट साइकिल, बीच में इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए गए, राइट। और इसीलिए भी आपके जो निम्स हैं आप देखोगे अलग अलग बैंक्स के, वो कॉन्ट्रैक्ट होते हुए गए। और अभी आने वाले टाइम में जैसे हम इंटरेस्ट रेट कट करेंगे, हो सकता है इसमें आपको थोड़ा सा रिकवरी देखने मिले, बिकॉज बाय नेक्स्ट क्वार्टर और कपल ऑफ क्वार्टर्स उसके बाद में नॉर्मलाइज होने लग जाएंगे आपको। और ये आपका एक साइकिल होता है बैंकिंग का। अब ये केस में जब आप देख रहे हो कि आपका जो ये बैंकिंग में स्पेस है, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं। एग्जांपल हम लेते हैं, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल इंडसइंड बैंक, ठीक है। तो अब इंडसइंड बैंक का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर भी देखते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू क्या बोल रहा है। सो बेसिकली यहाँ पर हम देखते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू फॉर इंडसइंड बैंक ऑन अ 10 ईयर बेसिस। तो पहले जब बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रही तो आप देख पा रहे हो कि 5% 5 पॉइंटर का आपका प्राइस टू बुक चल रहा था। और जब ग्रोथ कोलैप्स हो गई ड्यू टू द डिफरेंट स्कैम्स और जो भी बाहर आए, जिसके लिए बुक्स पे, लेंडिंग पे आपका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, एसेट क्वालिटी डिटोरिएट हो गई, वहाँ पर एनपीएस शूटअप हो गया, मतलब ज़्यादा डिफॉल्ट जो है, ज़्यादा प्रोविजन करना पड़ा। और प्रोविजन अगर आप ज़्यादा निकाल के रख रहे हो तो वो पैसा आप लेंड नहीं कर सकते हो बाहर, तो वो आपका जो एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो बैंकिंग कन्वर्ट कर सकती थी उसको रेवेन्यू में, वो दैट गोज फॉर अ टॉस, तो वो होने नहीं वाला, राइट। और इसीलिए आपका उसके बाद में आपका बैंकिंग में आप इंडसइंड बैंक में देखोगे तो 1.7% का आपका प्राइस टू बुक वैल्यू हो गया 5% से। इसके लिए इसको हायर मल्टीपल नहीं मिल रहा है। तो जो लोगों का ये सवाल था कि भाई कोटक और एचडीएफसी को क्या हो गया, क्यों नहीं चल रहा है, उसका सिंपल आंसर यही था जो मैंने आपको बताया कि पहले ग्रोथ फास्ट दिख रही थी और क्रेडिट ग्रोथ भी अच्छी थी, कासा भी हेल्दी था, लेकिन अभी आरबीआई के नॉर्म्स के चलते और इंटरेस्ट रेट साइकिल के चलते निम्स भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं और ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं आ रही है डिपॉजिट में, और क्रेडिट ग्रोथ भी थोड़ी सी स्लो हो गई है। और इसीलिए आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने मिला है ये बड़े बैंक्स में, बिकॉज ये हायर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे थे। ऑन द काउंटर पार्ट पीएसयू बैंकिंग में क्यों इतना मोमेंटम आया, क्योंकि पीएसयू बैंकिंग ऑलरेडी अंडर वैल्यूड चल रहे थे और पीएसयू बैंकिंग में क्लीनिंग ऑफ बुक्स हुआ। तो जैसे जैसे बुक्स क्लीन होते चले गए, आपके जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रोवाइज होती चली गई और आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो बढ़ते चले गए। और इसीलिए जब प्रॉफिट बढ़ रहा है, जब अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा आ रहा है, रिटर्न ऑन एसेट अच्छा आ रहा है बैंक्स में, वो टाइम में आप देखोगे मार्केट उसको चेरिश करेगा, री रेटिंग करेगा, बिकॉज वैल्यूएशन भी तो अंडर वैल्यूड है ना। और इसीलिए आपको मोमेंटम देखने मिला और ये हर जगह पे है। इट्स नॉट अबाउट ओनली बैंकिंग स्पेस। आप 3 साल पहले का आप एग्जाम्पल लो, व्हाट हैपेंड विथ डिफेंस स्पेस। HAL वगैरह को पहले कोई पूछता भी नहीं था जब वो 1000 रुपये पे ट्रेड करते थे। तो 2021 के बाद में व्हाट केम इन टू पिक्चर वॉज कैपेक्स स्टोरी, जो गवर्नमेंट ने भी एक्सपोर्ट पे ज़्यादा फोकस किया और ज़्यादा इंसेंटिव्स दिए, बहुत सारे कंपनीज ने अच्छे से कैपेक्स प्लान किए और एग्जीक्यूशन अच्छा किया, ऑर्डर इनफ्लोज बेटर मिलने लगे और इसलिए आपको सेक्टर में री रेटिंग देखने मिला और वहाँ से फिर 5-10 गुना हो गया सेक्टर। तो हमेशा अंडर वैल्यूड, फेयर वैल्यू, ओवर वैल्यूड, ये एक साइकिल चलेगा, फिर स्टेज वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होएगा, फिर स्टेज पूरा हो जाएगा, वापस से कंसोलिडेशन या आपको करेक्शन देखने मिलेगा। ये आपको फाइनेंशियल्स में भी चलेगा, सेम पैटर्न आपको टेक्निकल्स में भी चलता है। तो जो मैंने आपको बताया उस पर और क्लैरिफिकेशन देने के लिए मैं आपको SBI का ये प्राइस टू बुक वैल्यू का चार्ट देखिए। SBI का प्राइस टू बुक वैल्यू में आप ये देख पाओगे कि पहले SBI का 0.9 0.8 के आसपास का बुक वैल्यू था, वो बढ़ के 1.8 हो गया, बिकॉज बैंकिंग में रिफॉर्म्स आए, स्ट्रक्चर चेंज हुआ, राइट। और इसलिए परफॉर्मेंस भी आया स्टॉक में और आपको बिजनेस में भी परफॉर्मेंस देखने मिला SBI का। अब बात ये आती है कि प्राइवेट बैंकिंग अच्छा है या PSU बैंकिंग अच्छा है, बिकॉज रिसेंट में प्राइवेट बैंकिंग ने अंडर परफॉर्म किया है और PSU ने अच्छा परफॉर्म किया, अपार्ट फ्रॉम सम एक्सेप्शंस लाइक ICICI बैंक, ठीक है। तो बात ये आती है कि मैं अभी भी बोलूँगा कि HDFC और ICICI बैंक ये बेटर है, क्योंकि एक तो हमको ये देखना है कि मार्केट में इनके ऊपर कोई भी गवर्नमेंट का प्रेशर नहीं है, बिकॉज दे आर प्राइवेट प्लेयर्स और उनका बहुत ही स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट है। ऐसा नहीं है कि आज किसी इंडस्ट्री को रिवाइवल के लिए पैसा चाहिए तो आप रीस्ट्रक्चरिंग के थ्रू पैसा दे दिया, राइट। किसी भी जो एक डूबती हुई इंडस्ट्री है उसको रिवाइव करने के लिए पैसा दे दिया, वहाँ पर पैसे और लग गए। तो इन्फीरियर जो आपका लेंडिंग होता है
ये प्राइवेट बैंकिंग में कम होता है और जो आपके PSU बैंकिंग में ज़्यादा होता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो आपके प्राइवेट बैंकिंग्स हैं वो रिटेल में बहुत अच्छा उन्होंने होल्ड बना के रखा है। आज आप अच्छी बड़ी बड़ी कंपनीज में आप देखोगे जो आपके सैलरी अकाउंट्स हैं वो सब आपकी HDFC, एक्सिस, ICICI इनको ही होंगे। इनफैक्ट जो मुंबई पुलिस वगैरह के भी जो सैलरी अकाउंट्स वगैरह होते हैं वो भी HDFC के पास में है। तो उनके पास जो क्वालिटी ऑफ कासा है, क्योंकि सेविंग अकाउंट ज़्यादा है उनके पास में, सैलरी अकाउंट ज़्यादा है, इसके लिए उनका सेविंग का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और क्वालिटी अकाउंट्स उनके पास में, इसलिए उनको कम रेट्स पे आसानी से पैसा मिल जाता है। इसलिए HDFC, ICICI फिर भी सेफ़ है। एंड जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रही है आजकल, जैसे पेज ऐप करके HDFC ने लेके आया, वैसे ICICI के भी अलग पोर्टल्स हैं और बैंकिंग के ऐप्स हैं और इसी के थ्रू आने वाले अपॉर्चुनिटी, डिजिटल अपॉर्चुनिटीज़ को ये बैंकिंग ज़्यादा अच्छे से टैप कर पाएगी। बिकॉज हम ये देख पा रहे हैं कि लोग अब बैंकिंग में हर छोटी चीज़ के लिए बैंक्स में ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं। सो घर बैठे सारी चीज़ें हो रही हैं, ऑनलाइन हो रही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये एक जो टेक्नोलॉजिकल एज है वो भी यहाँ पर एक मोड क्रिएट कर पाएगा प्राइवेट बैंकिंग्स के लिए। सो जस्ट टू गिव यू मोर क्लैरिटी, अब यहाँ पर आप देख पाओगे कि PSU बैंकिंग में भी SBI ने प्रॉफिट्स कितने अच्छे पोस्ट किए हैं। सो आप पिछले 2 साल में रिकवरी देख पाओगे किस तरीके से रेवेन्यू टर्म्स में ग्रोथ हुआ है। तो 2,78,000 करोड़ से ऑलमोस्ट 4,55,000 करोड़ हो गया ट्रेलिंग 12 मंथ, जो कि एक बहुत अच्छा मोमेंटम है। बिकॉज ये मोमेंटम आपको पास्ट में 4 साल में देखने नहीं मिला था, जहाँ पर आपका 2,20,000 करोड़ का सिर्फ आपका 2,70,000 करोड़ के आसपास ही आ पाया, राइट। और ये पिछले 3-4 साल में आपको ग्रोथ देखने मिली। सो यही ग्रोथ आपको यहाँ पर बॉटम लाइन में भी देखने मिली, राइट। और इसलिए आपका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी इंप्रूव हुआ, जो आपका 5 साल में आपका बता रहा है 13%, 10 साल में बता रहा है 9% और लास्ट ईयर 17% बता रहा है, 3 साल में 16% बता रहा है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है, रिटर्न ऑन एसेट अच्छा है, जिसे हमने डिस्कस किया। तो ये आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, मोमेंटम अच्छा मिलेगा, बिजनेस अच्छा कर रहा है। और यहाँ पर आप ये देख पाओगे, मैं आपको HDFC का एग्जाम्पल देता हूँ। सो इन केस ऑफ HDFC बैंक, ऐसा नहीं है कि पिछले 2-3 साल में ये परफॉर्मेंस नहीं किया है बैंक ने, मतलब स्टॉक प्राइस ने परफॉर्म नहीं किया है तो कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही है। कंपनी में अगर आप आज भी देखोगे तो 2021 में 1,30,000 करोड़ का जो आपका रेवेन्यू था वो बढ़ के ऑलमोस्ट 3,14,000 करोड़ आ गया ट्रेलिंग 12 मंथ। तो ये भी ऑलमोस्ट आपका 3 टाइम्स होने आ गया है अभी, राइट। 2.5, 2.6 टाइम्स तो आराम से हो गया है। सेम अप्लाइज टू योर बॉटम लाइन ऑल्सो। बॉटम लाइन में आप देखोगे 2021 में जो आपका 30,000 करोड़ का रेवेन्यू, मतलब जो पैट था आपका प्रॉफिट, वो ऑलमोस्ट डबल हो गया है, राइट। 32,000 करोड़ आपका 65,000 करोड़ हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट नहीं आ रहा है, आप यहाँ पर देख पा रहे हो क्लियरली। पिछले 3 साल में आपका सेल्स ग्रोथ 30% रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ 26% रहा है, लेकिन स्टॉक प्राइस CAGR रिटर्न इज ओनली 1%। ये इसलिए बिकॉज ये साइकिल थोड़ा चेंज हुआ है और अभी परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। दैट डज नॉट मीन कि आने वाले टाइम में परफॉर्मेंस नहीं आएगा। दैट इज सोनली बिकॉज HDFC ग्रुप अभी बहुत ज़्यादा एक्सपांड हो गया है, तो आगे री रेटिंग करने के लिए लिवर्स स्टॉक में अभी मिल रहे नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बड़ा साइज हो गया, HDFC भी मर्ज हो गया HDFC बैंक में। अब एक एक करके जल्दी से हम यहाँ पर टेक्निकल फ्रेमवर्क देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि आपका जो बैंक निफ्टी है वो कंसिस्टेंट ऊपर ही जा रहा है, राइट। एंड उसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक अगर एग्जाम्पल लेंगे तो यहाँ पर आप देख पाओगे HDFC बैंक सीरीज, HDFC बैंक अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन पिछले जो सेकेंडरी ट्रेंड है, प्राइमरी ट्रेंड इज स्टिल पॉजिटिव। जिसको ट्रेंड एनालिसिस का वीडियो नहीं पता है कैसे आइडेंटिफाई करना है, एक डिटेल वीडियो एनालिसिस किया है मैंने, ट्रेंड एनालिसिस प्लीज़ देखिए। अगर आपको ये नहीं समझ में आया कि प्राइमरी ट्रेंड क्या है, सेकेंडरी क्या है या इमीडिएट ट्रेंड क्या है, तो स्टॉक के मोमेंटम को कैप्चर करने में दिक्कत होगी। अब यहाँ सेकेंडरी ट्रेंड में हम देख पा रहे हैं कि स्टॉक ऑलमोस्ट साइडवेज हो गया है, बिकॉज वीकली फ्रेम पे यहाँ पर रेंज बाउंड हो गया है। ये आपका स्टॉक में एक सपोर्ट, मेजर सपोर्ट था, ये भी एक मेजर सपोर्ट है, और दे आर मल्टीपल रेजिस्टेंस, ये पूरा मल्टीपल रेजिस्टेंस है। तो हमने जोन के भी ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो बनाया है कि सप्लाई जोन और डिमांड जोन कैसे मार्क करना है, कैसे ट्रेड करना है, उस पर भी वीडियो है, टेक्निकल प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। तो ये आप देख पा रहे हो पूरा जोन क्रिएट हुआ है HDFC का, और HDFC बैंक जब तक 1800 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा तब तक थोड़ा ऊपर का मोमेंटम आना दिक्कत वाली बात है। अब नीचे के लेवल पे आपको कौन से 2 मेजर सपोर्ट पॉइंट्स मिलेंगे, तो मेरे हिसाब से आपको फर्स्ट सपोर्ट पॉइंट यहाँ पर मिलेगा नियर योर 1550-1600 लेवल्स। 1550 के आसपास आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा, और दूसरा सपोर्ट आपको यहाँ नीचे में मिलेगा विच इज़ योर 1380 लेवल्स। सो मतलब मेरे हिसाब से पर्सनली अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ, बिकॉज नथिंग इन दिस वीडियो इज अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, बट अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँगा तो 1400 पे HDFC बैंक
मतलब आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, ठीक है, बट देन यू हैव टू रिव्यू द बिजनेस बिकॉज बिजनेस भी चेंज होते जाते हैं, बट देन इट इज़ अ वेरी गुड कंफर्टेबल जोन। उसके अलावा यहाँ पर सेम चीज़ अप्लाइज टू योर कोटक महिंद्रा बैंक। तो कोटक में अगर आप बात करेंगे तो मैंने ऑलरेडी कोटक के ऊपर भी डिटेल एनालिसिस बनाया है इस चैनल पे, आप वो भी देख पाओगे। देखिए यहाँ पर भी सेकेंडरी ट्रेंड किस तरीके से साइडवेज हो गया है। अब ये साइडवेज ट्रेंड में आपको जो मेजर हर्डल्स मिलेंगे वो यहाँ पर मिलेंगे। एक हो गया आपका 1970 वाला जोन, 2000 वाला जोन, एंड दूसरा आपको मिलेगा 2200 वाला जोन। तो अभी तक स्टॉक ने पहला ही हर्डल क्रॉस नहीं किया है विच इज़ योर 2000 जोन। तो जब ये 2000 वाला जोन क्रॉस करेगा तो बाद में 2200 वाला आपको हर्डल मिलेगा। लेकिन अगर कोटक महिंद्रा बैंक को अगर आपको सपोर्ट लेवल्स के आसपास चेकआउट करना है, सो देन मेजर सपोर्ट कम्स नियर योर 1600 लेवल्स। तो 1600 और 1650 के आसपास में अगर आपको स्टॉक मिलता है, सो इट इज़ नियर योर सपोर्ट एरियाज, तो वहाँ पर भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो इस तरीके से। क्योंकि आपने फाइनेंशियली भी देखा ये स्टॉक्स अंडर वैल्यूड दिख रहे हैं अभी, और फंड अभी आपने टेक्निकली भी देखा ये काफ़ी रीजनेबल लेवल पे चल रहे हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं। तो इसलिए आ सकता है आने वाले टाइम में हो सकता है कि मार्केट में थोड़ा करेक्शन तो आए, लेकिन प्राइवेट बैंकिंग मार्केट को सपोर्ट कर रहा है, प्राइवेट बैंकिंग अच्छा परफॉर्म कर सकता है बिकॉज लॉट ऑफ फंड्स नाउअडेज आर बाइंग प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। बहुत सारे लोग ने ओवरवेट भी किया है, बहुत सारे लोग बाय भी कर रहे हैं बैंकिंग स्पेस में। जो मैंने आपको बताया वो अभी आप क्लियरली देख पाओगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में। एचडीएफसी बैंक ऑलरेडी 30% से 35% होल्डिंग चले गया है डीआईएस के बुक्स में। So a lot of professional those who are buying quality banking systems because expect कर रहे हैं कि ये जो साइकिल है वापस से इंटरेस्ट रेट कट का, उसके थ्रू थोड़ा सा मोमेंटम आएगा बैंकिंग में, निम्स भी बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे। एंड इनफैक्ट मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगा कि मैंने इस बैंकिंग एनालिसिस में फेडरल बैंक को इंक्लूड नहीं किया, आरबीएल को इंक्लूड नहीं किया, बंधन को इंक्लूड नहीं किया, बिकॉज मुझे लगता है कि ये जो बैंकिंग है स्पेशली आरबीएल और बंधन वगैरह, इसका थोड़ा सा रिस्क जो है वहाँ पर इनके पोर्टफोलियोज में थोड़े ज़्यादा है। अपार्ट फ्रॉम दैट इनका जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग है थोड़ा सा हाई है। तो दीज आर नॉट द बेस्ट प्लेयर्स टू लुक फॉर, स्पेशली जब आपका हेडविंड्स चल रहा है इंडस्ट्री में। तो जब हेडविंड्स चल रहे हैं इंडस्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में, स्टिक विथ योर स्मार्ट प्लेयर्स एंड द स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स। सो आई होप यू लव द एनालिसिस। अगर आपको काम पसंद आया, अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड ऑल्सो कुछ डाउट रहेगा वो भी आप हमें पूछ सकते हो। And if you really enjoyed, do smash the like button because that's how YouTube will be happy, and this will help us to motivate, also will help to reach out more audience. आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू शेयर कर सकते हो, अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स के थ्रू शेयर कर सकते हो। जो लोग बैंकिंग स्पेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कर चुके हैं उनके साथ में शेयर कीजिए। एंड ऑल्सो यू कैन हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल नोटिफिकेशन सो डैट ऐसे ही वैल्यू एडेड रिसर्च वीडियोस आपको मिलते रहे और आप मिस ना करो। आपका समय हमारे साथ में बिताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप गोइंग विद 360 इन्वेस्टिंग बिकॉज होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी। थैंक यू।